भी कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है उससे भी पुराना आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में लाखों करोड़ों साल से चली आ रही विद्या परंपरा में हमने ज्ञान के रूप में प्राप्त की है। तो बहुत बारीकी से हमारे यहाँ हर काम को सोचा विचारा गया है और उसके बाद वो किया गया, बहुत बारीकी से। वरना क्या मुश्किल था कि कुम्हारी का काम करने के लिए हम चाक ऐसा डिजाइन करते कि खड़े खड़े चलाते, हो सकता है ना। अभी बैठ के चाक चलाते हैं, फिर कोई स्तंभ ऐसा बनाते हैं, फिर उसमें वो पीली धुरी लगाते, फिर चाक चलाते, खड़े खड़े बनाते। लेकिन हमने नहीं किया, हमने तो बैठ के किया। सुनारी के काम में भी हम ऐसा कर सकते हैं। वो फूंक मारते हैं, क्या होता है जो सबसे महत्व का काम है वो ऊपर करिए और खड़े खड़े फूंक मारते हैं। हाँ, वो हो सकता है ना। लोहारी के काम में हम ऐसा करते हैं, भट्टी थोड़े ऊंचे स्थान पर बनाते, उसको ढोकने के लिए खड़े खड़े पीटते ढोकते, उसको नहीं किया। हमारे भारत में जितने भी उद्योग विकसित हुए, जिनमें व्यक्ति का श्रम लगके हमने वस्तुओं को बनाना शुरू किया, सबको हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि वो बैठ के हमें करना पड़ेगा। इसी हिसाब से कल मेरी चर्चा होती, रसोईयां भी हमारे यहाँ डिजाइन की गई कि माताएं बैठ के ही भोजन बनाए। वरना चूल्हा एक स्थान पर ऊपर ले जाके, जैसे आज हम बना लेते हैं प्लेटफॉर्म, उस जमाने में भी बन लेता। कोई पत्थर की कमी तो है नहीं इस देश में। दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर तो यही निकलता है, ग्रेनाइट निकले, चाहे लाल पत्थर चाहे काला पत्थर, तो पत्थर ही लगाते हैं ना। तो अभी जैसे लगाते हैं वो 100 साल पहले भी लगाते अपने रसोइयों में, नहीं लगाया हमने, क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि भैया ये सब बैठ के रखने के लिए शरीर है, या लेटने के लिए या चलने के लिए शरीर है, खड़े होने के लिए नहीं। ये महत्व की बात है। चलने के लिए एक सूत्र है, चलने का सूत्र ये है कि जब आप चलते हैं तो सूत्र ये है आयुर्वेद का, भागवत जी का, अष्टांग योग का, कि दोनों पांव पर बराबर वजन हो। दोनों पांव पर वजन आपका बराबर पड़े। एक पांव पर ज्यादा वजन, एक पांव पर कम वजन, अगर आप ऐसे चलेंगे तो बहुत जल्दी आप परेशान हो जाएंगे। बराबर ध्यान रखिए कि दोनों पांव का वजन आपका समान हो, सम हो चलने के समय। अब दोनों पांव पर वजन बराबर पड़े आपके शरीर का, इसके लिए आगे का एक सूत्र है कि चलते समय सबसे पहले एड़ी रखें, उसके बाद तलवा टच करें, फिर पंजा। ये सूत्र है। जब आप चल रहे हैं, एक पैर उठा के आपने आगे रखा, तो पैर का सबसे पहले ये एड़ी वाला जो भाग है ये छूना चाहिए जमीन को, फिर इसके बाद तलवा, फिर उसके बाद पंजा। अगर इस पैर के 3 हिस्से हम कर दें तो एक हिस्सा एड़ी वाला, दूसरा तलवे वाला, तीसरा पंजे वाला। तो चलते समय जब आप एक पैर रख रहे हैं जमीन पर, तो पहले एड़ी रखिए, बाद में पंजा रखिए, फिर आप एड़ी रखिए, तलवा रखिए, पंजा रखिए। डिजाइन भी ऐसे की, एग्जैक्टली ऐसी डिजाइन है तो वैसे ही रखना है। भगवान का बनाया हुआ पैर है, ये किसी कंपनी ने नहीं बना के दिया हमको। तो वो डिजाइन करने वाला बड़ा समझदार सोच करने वाला आदमी है या व्यक्ति है या जो भी है, उसने हमें ऐसी डिजाइन करके दी है। तो चलते समय हमेशा याद रखें, पहले एड़ी रखें, फिर पंजा रखें, फिर तलवा रखें, फिर पंजा रखें। अब ये करना है अगर आपको, तो एक चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई हील के जूते नहीं पहन सकते। हाई हील की चप्पल नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें उल्टा खेल है। उसमें एड़ी सबसे ऊंची है और यहां चलने में एड़ी सबसे नीची है। हाई हील की सैंडल में एड़ी सबसे ऊंची है और पंजा सबसे नीचा है। तो जब भी हाई हील की आप एड़ी और सैंडल पहन के चलेंगे तो पंजा पहले आएगा जमीन पे, एड़ी बाद में। एड़ी तो छुएगी भी नहीं जमीन को, क्योंकि हील इतनी हाई। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और वो शरीर में पीछे दर्द की शिकायत है।
कई बार मैं उनको ऐसे ही बोल देता हूँ, वो समझते हैं कि राजू भाई मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे दर्द के कोई दवा नहीं है। तो कहते क्या करें? मैं कहता हूँ बस इतना करो, जूते बदल लो। तो कैसे जूते ले लो? तो मैं कहता हूँ ऐसे जूते लो जो प्लेन है, जिनमें हाई ही ऐसे ले हो जाएगा। मैं कहा कर लो भाई, इसमें बुराई क्या? जूता ही बदलना है ना, दवा नहीं खानी। बहुत सारी बहनें मेरे पास आती हैं जो आजकल के कॉलेज और स्कूल में जाती हैं, जिन्होंने फैशन बना रखा हाई हील का सैंडल या हाई हील की, वो बहुत आती है। हिप जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, तो मैं उनको भी कहता हूँ जूते बदल दो, सैंडल बदल दो, हाई हील का मत पहनो, साधारण पहनो। तो जो मान जाती है, मान वो जाती है जिनको थोड़े बहुत संस्कार है अपने माता पिता के। जिनको कुछ भी संस्कार नहीं है माता पिता के, वो कहते क्या फालतू बात करते हैं। हाँ, हमारी सुंदरता कम करना चाहते हैं आप। मैं बोला इसमें सुंदरता क्या है? हाई सैंडल पहनने से क्या सुंदरता होती है? तो उसमें वो कहती है लंबा बना रहता है। मैंने कहा है नहीं, आ कहां से जाएगा? हाइट तो वही है 4.5 फीट की, जब है ही नहीं, भगवान ने दी नहीं, तो इसको एक्स्ट्रा कहां से लंबा बनाएंगे आप? तो होता तो नहीं है, लेकिन उनको महसूस होता है कि हम लंबे हैं। हाँ, मन में है। तो वो मन का तसल्ली जो झूठा है, वास्तविकता से दूर है। जब मैं उनको बहुत थोड़ा समझा लेता हूँ, कुछ मान जाते हैं, जो मान जाते हैं वो बदल देती है। बदलने के बाद वो खुद कहती है 15-20 दिन के बाद, हाँ हमारा दर्द तो कम हुआ, दर्द तो कम हुआ। 6-8 महीने अगर करिए तो फिर कहती है दर्द गंभीर हो गया। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कम उम्र में, नौजवानी की उम्र में पीठ का दर्द होना क्यों चाहिए? ये पीठ का दर्द तो हमारे यहाँ माना जाता है आयुर्वेद में 40 साल के बाद की बीमारी। 40-45 साल जब बीत गए, कैल्शियम घटना शुरू हुआ हड्डियों में, तब ये समझ में आता है। जब कैल्शियम बढ़ने की स्थिति हो 20-22 साल 25 साल में, भरपूर कैल्शियम हो शरीर में, तब ये दर्द क्यों आना चाहिए? तो मैं कहता हूं कि भाई बीमारी तो बात है, लेकिन उसका इलाज बिना दवा के है कि चप्पल बदलो, सैंडल बदलो, जूते बदलो, तो बदलते ही वो असर दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा आप सबको विनती है कि आज के बाद आपके जूते चप्पल, आप जब चुनाव करें बाजार में जाकर कि हमको जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, सैंडल चाहिए, तो आप ध्यान रखें कि वो प्लेन हो नीचे से, और नहीं तो ऐसे डिजाइन के हो जैसे आपका पैर। अब सोने के बारे में एक सूत्र है, महत्व का है, बहुत महत्व का है, कि सोने के लिए करवट कौन सी सबसे अच्छी, सोने के लिए कौन सी करवट सबसे अच्छी, किस कंडीशन में सोना सबसे अच्छा। तो बताया ये गया है कि सबसे अच्छा सोना है पीठ के बल। आपकी पीठ जमीन के ऊपर समानांतर हो, ये सोने का आसन सबसे अच्छा है, ये बताया। तो हर समय आप कोशिश करें कि पीठ आपकी जमीन से लगी रहे और आप सोएं। तो जमीन से पीठ लगी रहे, इसका मतलब क्या है? आपके पीठ में पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसका उभरा हुआ हिस्सा, आप अगर हाथ लगाएंगे तो इसमें एक तो अंदर घुसा हुआ हिस्सा है और उभरा, ये उभरा हुआ हिस्सा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। फिर आपके कंधे में आप हाथ लगा के देखिए, दो उभरे हुए हिस्से दोनों कंधे में, वो जमीन पर टिक जाना चाहिए। फिर आपके दोनों हिप्स हैं, ये जमीन पर टिक जाने चाहिए। फिर आपके पांव की ये पिंडलियां हैं, ये पूरी तरह से जमीन पर टच होनी चाहिए। और पिंडलियों के बाद की ये स्थिति जंघाओं की है, ये जमीन पर टच होनी चाहिए। और अंत में आपकी एड़ी जमीन पर टच होनी चाहिए। तो जमीन पर टच होने वाला जो हिस्सा है सोते समय, उसको मैं फिर से दोहराता हूं, एड़ी, पिंडलियां, जंघाओं के नीचे का हिस्सा, फिर आपके दोनों हिप्स, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी का बाहर का उभरा हुआ हिस्सा, फिर आपके दोनों कंधों में बाहर निकला हुआ हिस्सा, और आपके सिर का ये आखिरी हिस्सा। ये है आपके सोने की सबसे अच्छी स्थिति। इस स्थिति में अगर आप सोना प्रारंभ करें या प्रयास करें, बार बार प्रयास करने से कोई भी चीज आती है, तो ये सबसे अच्छा है सोने के लिए आसन, सबसे अच्छा है। अब इसकी शुरुआत में क्या कर सकते हैं? जैसे दोपहर को सोते हैं, तो दोपहर को सोने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि आप पहले लेफ्ट में लेट जाइए,
ये सीधे मत लेटिए आप, पीठ के बल। दोपहर को भोजन करने के बाद आपको सोना है तो पहले वाम कुक्षी में आइए। वाम कुक्षी माने बायां साइड, लेफ्ट साइड, इसमें लेटिए। थोड़ी देर लेटे रहिए, 10, 12, 15 मिनट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए राइट में आइए और फिर सीधे सोचिए। ये दोपहर का है, ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद। रात के लिए इसका उल्टा है। रात को आपने शाम को खाना खा लिया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 2 घंटे तक तो आपको सोना नहीं है, सूत्र बता दिया मैंने। जब आप सोने के लिए जाएंगे रात को, तो रात को पहले राइट में लेटिए, दाहिनी तरफ लेटिए। थोड़ी देर रहने दीजिए शरीर को, 10, 12, 15 मिनट। फिर थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में आइए और फिर सीधे से। ये रात के लिए। अब दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग। बात ऐसी है कि दिन में तो भोजन करते विश्राम करें, ठीक है। तो भोजन जब आप करेंगे तो भोजन करने के तुरंत बाद आप लेफ्ट साइड में सोएंगे। यहां नाड़ी विज्ञान का थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। स्वर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान जिसको आप कहते हैं। हमारी 3 नाड़ियां हैं, एक एड़ा है, पिंगला है, एक सुषुम्ना है। इसको सरल भाषा में कहते हैं, एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। चंद्र और सूर्य नाड़ी की चर्चा ज्यादा होती है। चंद्र नाड़ी का मतलब है लेफ्ट नॉस्ट्रल, बायां नाक। सूर्य नाड़ी का मतलब है राइट नॉस्ट्रल, दाहिना नाक। लेफ्ट नॉस्ट्रल जब सक्रिय होता है तो ब्रेन का राइट पोर्शन बहुत सक्रिय होता है। मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, बायां और दायां। जब हमारी बाईं नाक चलती है, नाड़ी आप जानते हैं समय समय पे चलती है, 15-20 मिनट एक चलेगी, 15-20 मिनट दूसरी। तो जब बाईं नाड़ी चल रही है, नाक चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपके मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा बहुत सक्रिय है। और जब दाहिनी नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, तो मस्तिष्क का बायां हिस्सा बहुत सक्रिय होता है। मस्तिष्क का जो दाहिना हिस्सा है ये पचने की क्रिया से संबंधित है, पाचन की क्रिया से संबंधित। मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा किस किस चीज से संबंधित है? सबसे ज्यादा पचने की क्रिया से संबंधित है। दूसरा, गाली देना, गुस्सा करना, मारामारी करना, किसी का मर्डर कर देना, किसी को अपमानित कर देना, वगैरह वगैरह, ये जितने भी दुर्गुण हैं वो सब दिमाग के दाहिने हिस्से से उठते हैं। लेकिन दाहिने हिस्से से एक सद्गुण भी उपजता है, पेट के पाचन की क्रिया बढ़ाने का। और मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा है उसमें प्रेम है, वात्सल्य है, अपनापन है, सौहार्द है, दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। ये सब मस्तिष्क के बाएं हिस्से से संचालित है। मस्तिष्क का बायां हिस्सा पाचन की क्रिया को बंद करता है, मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा पाचन की क्रिया को तीव्र करता है। दोपहर को हमने भोजन किया है, भोजन करते ही हम आराम करना चाहते हैं और पाचन क्रिया भी तीव्र करना चाहते हैं। इसलिए नियम बनाया गया कि बाईं तरफ सो जाओ। जैसे ही लेफ्ट करवट में आप लेटेंगे, बाईं करवट में आप लेटेंगे, तुरंत दाहिनी नाड़ी शुरू हो जाए, सूर्य नाड़ी शुरू हो। बाईं तरफ लेट के देखो, आज ही करें। अगर आपकी अभी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है ना, चंद्र नाड़ी, आप बाईं तरफ लेट जाओ, 2-3 मिनट में ही सूर्य नाड़ी शुरू हो। सूर्य नाड़ी शुरू करनी है क्योंकि पाचन तेज है। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद कहा गया कि आप बाईं करवट लें। अब शाम को क्या है? शाम को नियम यह है कि 2 घंटे बाद ही लेटना है भोजन के। तो पाचन की एक क्रिया तो पूरी हो ही गई 1.5 घंटे वाली, तो ऐसे पाचन की तीव्रता कोई चाहिए नहीं। इसलिए रात को कहा गया भोजन के बाद 2 घंटे काम वाम करके फिर विश्राम करने के लिए जाएं तो दाहिनी तरफ लेटें। दाहिनी नाड़ी जब चलेगी, दाहिनी तरफ जब आप लेटेंगे तो चंद्र नाड़ी चल पड़ेगी। चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने बताया, प्रेम, वात्सल्य, अपनापन, शांति, मन में शांति, चित्त में शांति, शरीर में शांति, ये सब बाईं नाक से है। सॉरी, लेफ्ट ब्रेन में है ये सब कुछ। मस्तिष्क के बाएं हिस्से में ये सब कुछ है।
तो उसके लिए दाहिनी नाक चलानी है, सूर्य नाड़ी चलानी। इसलिए शाम को लेटने की क्रिया एक तरफ है और दोपहर को लेटने की क्रिया दूसरी तरफ। तो लेटते समय, आराम करते समय इसका ध्यान रखें। दोपहर को खाने के बाद आराम करना है तो पहले बाईं तरफ लेटे, फिर थोड़ी देर के लिए दाहिनी, फिर सीधी। और रात को लेटे तो पहले दाहिने लेटे, थोड़ी देर लेटे रहें, फिर बाईं तरफ, फिर सीधा। ये सीधा ही सोना है अंत में आपको। और कहा गया है कि आप पीठ केवल 6 घंटे की नींद अगर ले लेते हैं तो उससे अच्छी कोई नींद नहीं है। पीठ केवल 6 घंटे की नींद अगर हो गई तो आप जान लीजिए इससे अच्छी कोई नींद। अब इसमें क्या होता है, आप तो सो जाते हैं लेकिन दिमाग तो नहीं सोता है। दिमाग क्या करता है, 1-1.5 घंटे में, कभी कभी 2 घंटे में पोजीशन थोड़ी थोड़ी बदलता रहता है, करवटें आप बदलते रहते हैं। एक ही स्थिति में 6 घंटे नहीं सोते हैं। मैंने मेरे ऊपर ऑब्जर्व किया है, 1.5 घंटे में दिमाग बदल देता है पोजीशन थोड़ी देर। 1.5 घंटे की एक साइकिल है। आप एक ही तरफ सीधे सो रहे हैं ना, 1.5 घंटे सो पाएंगे। कोई कोई लोग 2 घंटे सो लेते हैं, फिर उसके बाद एक करवट बदल के वापस दूसरी करवट में आकर फिर सो सकते हैं अगले 1.5-2 घंटे। तो 3-4 साइकिल ऐसी चलती है, 6 घंटे की नींद उसमें होती है। अब आपको ध्यान ये देना है, जो महत्व की बात है कहने जा रहा हूं मैं, कि पीठ की रीढ़ की हड्डी का उभरा हुआ हिस्सा आपके दोनों हिप और फिर कंधे का उभरा हुआ हिस्सा, फिर ये आपकी पिंडलियां, फिर ये सब, ये भूमि के संपर्क में है। ये महत्वपूर्ण सोते हैं। तो ये भूमि के संपर्क में कब होगा, क्योंकि आप जब सोएंगे गद्दे पे, आप जब सोएंगे बेड पे, तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं हो सकता। आप अगर बेड पे सो रहे हैं, डबल बेड पे सो रहे हैं, सिंगल बेड पे सो रहे हैं, तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं आने वाला, क्योंकि बेड के बीच में, पृथ्वी और हमारे शरीर के बीच में क्या आ गया, कुचालक आ गया, लकड़ी आ गई, बेड आ गया, लोहा आ गया। लोहा तो फिर इतना कुचालक नहीं है, कंडक्टर अच्छा है, लेकिन लोहे के ऊपर जो गद्दा आ गया, रोई का, ये तो बेड कंडक्टर ही है, ये तो पूरी कुचालक। आयुर्वेद कहता है कि सोते समय आपके पीठ में और जमीन के बीच में कोई ऐसी चीज रहनी चाहिए जो सेमी कंडक्टर हो तो बहुत अच्छा, ज्यादा कुचालक भी नहीं हो, ज्यादा सुचालक भी ना हो। इसलिए कहा गया है कि जमीन पर कुश की चटाई बिछाकर सोना सबसे अच्छा। कुश जानते हैं? कुश एक घास, एक खास तरह की घास। हाँ, भगवान राम भी वही बिछा सकते। भगवान राम का 14 साल का जो वनवास का जीवन है, उसमें हमेशा उन्होंने कुश की चटाई पर ही सोया। अब आप कहेंगे ये कष्ट का जीवन है। आयुर्वेद कहता है इससे ज्यादा आराम की सोने की व्यवस्था हो नहीं। कष्ट नहीं है, आराम की व्यवस्था। आराम आपको तब सबसे ज्यादा मिलता है जब रीढ़ की हड्डी के दोनों उभरे हुए हिस्से, दोनों हिप्स, पिंडलियां और जंघाएं और कंधा और ये जमीन के संपर्क में, तब सबसे ज्यादा आराम मिलता है। करके देख लीजिए, एक शवासन होता है ना, योग और प्राणायाम। शवासन की स्थिति में आप जाते हैं तो शवासन से पहले की जो क्रियाएं कराई जाती हैं आपको शवासन में जाने के लिए, वो सारी क्रियाएं एक ही बात के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपका भूमि के संपर्क में रहे। और जैसे ही शवासन के पूर्व की क्रियाएं आप पूरी करते हैं, एकदम आप गहरी नींद में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले। और वो आधा घंटे की नींद हो जाए या 20 मिनट की हो जाए तो आप एकदम फ्रेश होकर हो जाए। तो अच्छी नींद तो वही है जहां शरीर के बाहर निकले हुए अंग जो भगवान ने बना दिए वो भूमि के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब सीधा सा ये सूत्र है, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना। अब फिर आप कहेंगे हमने तो बेड ले आया, डबल बेड ले आया,
ले आया तो मान लो गलती हो गई, बिना सोचे बिना समझे लाए तो मान लीजिए गलती हो गई। हमने तो कुछ सोचा नहीं था कि बेड लाने से पहले ये सब सोचा था क्या? नहीं सोचा। हम तो इसलिए ले आए कि पड़ोसी लेके आ गया तो हमारे घर में भी आना चाहिए। सारे भारतवर्ष में 50 साल से सार्वजनिक भगवान एक ही सूत्र है, भला उसकी कमी मेरी से ज्यादा सफेद कैसे? इसी में मर गया सारा कि उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं। तो हम तो इसलिए बैठ ले आए कि उसके पड़ोसी के घर में आ गया। हमने ये थोड़ी सोचा था कि इसके लाने से हमको क्या नुकसान होने वाला है। और बेड के ऊपर गादियों ले आए इतनी मोटी मोटी, और आजकल तो स्पंज वाली गादियां आर्टिफिशियल, जिसमें रूह भी नहीं होती, स्पंज रहती है रबर जैसी, तो वो तो बहुत खराब है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये जो बिस्तर है आपका, ये पतले से पतला हो, पतले से पतला, तब आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। पतले से पतला हो तो शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। माने गादी पे भी अगर आप सोना चाहते हैं तो गादी पतली से पतली रखिए, मोटी नहीं जाती। और नहीं तो सबसे अच्छा चटाई ले लीजिए, पुष्टी बनी हुई मिलती है, पुष्टी चटाई मिलती है। पुष्टी नहीं मिले तो बांस की तो मिलती ही, खजूर की भी मिलती है। तो उन चटाइयों पर सोने का अभ्यास करना शुरू करें। जब आप बहुत बीमारी की स्थिति में हो तभी सोचिए कि मैं बेड पे जाऊं, बहुत बीमारी की स्थिति तो बेड पे जाऊं, नहीं तो कोशिश करिए भूमि पर सोना। अष्टांग हृदय में एक बड़ा महत्व का सूत्र है, जमीन पे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे खाना और जमीन पे ही मरना, ये सबसे उत्तम मार्ग है। जमीन पे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे खाना और जमीन पे ही मर जाना, ये सबसे अच्छा मार्ग है। मरते समय भी शरीर आपका भूमि पे रहे, प्राण निकलते समय शरीर भूमि पर रहे, ये सबसे अच्छी मौत मानी गई। मृत्यु भी हमारे यहां अच्छी और बुरी, उसमें सबसे अच्छी मृत्यु है कि प्राण निकलते समय शरीर आपका भूमि पर है, ये सबसे अच्छी है। लेकिन आजकल ये होने नहीं देते डॉक्टर हमारी ऐसी, ये तो भर्ती कर देते हैं आईसीयू में, हाँ जबरदस्ती, कुछ जरूरत नहीं है लेकिन ठोक दो आईसीयू में, डाल दो, कम से कम बिल तो बनेगा। 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब तक प्राण नहीं निकलेंगे बिल तो बनता ही जाएगा। तो वो तो डाल देंगे आईसीयू में, और आईसीयू में तो बेड है और वो बेड की मशीन चालित है, जबकि कहा गया मरते समय आप भूमि पे रहें। मुझे मेरे पुराने बचपन का याद है, मेरे दादाजी की मृत्यु हो रही थी, मैं उनके सामने था, तो बार बार एक ही बात कह रहे थे, अनकॉन्शियस थे, माने सेमी कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस नहीं कहना चाहिए, थोड़ा ध्यान था, थोड़ा चला गया था यार। वो बार बार कह रहे थे मुझे जमीन पे ले लियो, हमारे भाषा में, हमारे उत्तर प्रदेश की बात, मुझे जमीन पे ले लेना, मेरे आखिरी प्राण जमीन पे निकलने चाहिए। वो चारपाई पे लेटे हुए बार बार यही कह रहे, तो हमने कहा चलो ले ही लेते हैं, उनके होश रहते हुए। जैसे ही हमने उनको जमीन पर रखा और उनके प्राण, माने तब तक प्राण नहीं निकले जब तक वो चारपाई पे लेटे। उस इच्छा थी उनकी, ऐसी भावना थी। ये सभी बुजुर्गों में होती है, हम देखते हैं, लेकिन हम उनकी इच्छा का ये भी सम्मान नहीं करना चाहते। जबरदस्ती उनको बेड पे लेकर रखते हैं, आईसीयू में डाल के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते उनके आगे पीछे लगा रखते हैं, जो सब कुछ वर्जित है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा अध्याय है अष्टांग हृदय में, बच्चों के जन्म का, कि जन्म कैसे होना चाहिए, प्रसव की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो उसमें कहा गया है एक सूत्र में, समय आएगा तो वो भी बताऊंगा विस्तार से, कि बच्चे का जन्म बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा। प्रसव, कोई भी मां का प्रसव
बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा, माने भूमि के संपर्क में है तो सबसे अच्छा। प्रसव की भी वही स्थिति, लेकिन आज हमारे यहाँ वो भी संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि हम ज्यादातर प्रसव बेड पे कराते हैं, बिस्तर पे कराते हैं वगैरह वगैरह। हॉस्पिटल में तो सब नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि माँ अगर जमीन पर है, बैठी हुई स्थिति में है तो सबसे आसान होगा। लेकिन अगर बैठने की स्थिति में नहीं है माँ, तो अर्ध बैठी हुई स्थिति में हो, नहीं तो लेटी हुई स्थिति में हो जमीन पर। अब मैं देखता हूं कि गांव में तो ये होता है अभी भी। भारत के 70-80% गांव के जो लोग हैं, जिनकी गरीबी के कारण वो बेड नहीं खरीद सकते हैं, गद्दा नहीं खरीद सकते, उन सभी घरों की माताएं जमीन पर ही प्रसव करती हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि चारपाइयां भी घर में नहीं होती हैं। और मैंने देखा है कि उनके बच्चे हमारे शहरों में पैदा हुए बच्चों से बहुत ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, जबकि खाने पीने को भी इतना नहीं मिलता। वो बच्चे नंग धड़क खेलते रहते हैं, कपड़े भी पहनने को नहीं है, मिट्टी में लौटते रहते हैं, इधर उधर गीले रहते हैं, पानी में, मिट्टी में, फिर भी मुझे दिखाई देता हमारे शहर वाले बच्चों से स्वस्थ दिखते हैं, खुश दिखते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, आनंद में ज्यादा दिखते हैं। कारण के ये हैं, छोटे छोटे कारण हैं लेकिन गंभीर हैं। तो आप कोशिश करिए अपने जीवन में ये 4 नियम तो जरूर है। बैठने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि में करिए, सोने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि पर करिए, खाना खाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा भूमि पर करिए। और आप भी ये संकल्प लेके मन में रख लीजिए कि भाई मरेंगे तो जमीन पर। अपने बच्चों को, पोते पोतियों को बोल के रखें कि भाई मेरा तो दुष्कर्म मत कर, आईसीयू में तो भर्ती मत करा, जाना तो सबको ही है, ये शरीर तो सबको ही छोड़ना है, तो आईसीयू में छींछा लेकर हो शरीर की क्यों करना पाए। मृत्यु उतने ही आनंद से हो जितने आनंद से जन्म हुआ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु सच है, सबके सामने आते ही हैं। तो हम हमारी कोशिश में ये ध्यान रखें, आज के आधुनिक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर में इस स्थिति में कम से कम फंसे, क्योंकि अंतिम समय में भी वो डॉक्टर छोड़ेगा नहीं था। हाँ, मर गया है, पेशेंट की नाड़ी चली गई है, फिर भी कहेगा यार वेंटिलेटर पर रख के देखो, शायद आ जाए। नाड़ी चली गई है, मालूम है, मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है, लेकिन डॉक्टर जैसे कह देता है एक बार तो रख के देख लो वेंटिलेटर पे, आपकी भी इच्छा जवान हो जाती है, भाई वेंटिलेटर हो सकता। और वो वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को रखता, 2-4 दिन रखा रहता, फिर कहता हो आई एम वेरी सॉरी, मैं उनको नहीं बचा पाया। वो रखने से पहले ही मर चुके थे। आजकल के डॉक्टर अब डॉक्टर नहीं रह गए हैं, चिकित्सक नहीं रह गए हैं, वो व्यवसायी हैं, कॉमर्शियल हैं, और इतने कॉमर्शियल कि मरे हुए शरीर को भी वेंटिलेटर पर रखते हैं और मरे हुए शरीर पर भी ऑपरेशन करते हैं। बहुत होते हैं, हर शहर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण, यहाँ चेन्नई के मैं दे सकता हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो नामी गिरामी है ना, जहां आप बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लाखों रुपए जहां खर्चा होता है, वो भी इसी धंधे में लगे, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे हैदराबाद में हो। तो मेरी तो आपको हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने लिए ये मत करवाना, घर वालों को बोल देना कि अंतिम समय जब दिखने लगे तो कम से कम आईसीयू ना लेके जाए, हॉस्पिटलाइज ना करें, घर में ही रखें। और घर में तो सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आप जिनवाणी सुन सकते हैं, मंत्रों के पाठ आपके आसपास हो सकते हैं। वहां आईसीयू में कौन करेगा, वो तो घुसने ही नहीं करेगा, वो शीशा लगा के रखते, यहीं से देखो, आगे मत जाओ। तो न जिनवाणी की कोई व्यवस्था हो सकती है, न मंत्रों का पाठ हो सकता है, न उसके कान में ऐसी कोई बात जा सकती है जो जानी चाहिए मरते समय, ताकि अगला जन्म अच्छा हो। तो कम से कम आप अपनी मृत्यु को अपने हिसाब से तय करके जाना है। और मेरा निवेदन है, थोड़ा जिनके घर में ज्यादा पैसा है उनके घरों में ये चोचले बहुत है, क्योंकि पैसा है ना, तो आस पड़ोसी वाले घर लगते हो, अरे इतना कंजूस, बाप के लिए ये भी नहीं कर सकता। आपका दिल दिमाग तो संतुलित है, आप तो चाहते हैं कि मेरे पिताजी जिनवाणी सुनते हुए यहां से प्रयाण करें
लेकिन आस पड़ोसी नहीं करने देते। वो कहते इतना कमाया, बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अरे वो बाप के लिए कुछ भी